Good morning, everyone. Let's start with the basics of business environment. Then, first of all, we understand the meaning of business. Then, we understand the meaning of environment. तो what's the meaning of business? जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो व्हाट्स द बिजनेस? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। मतलब जनरली हम बिजनेस को कैसे लेकर चलते हैं कि एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो हमेशा बिजी रहता है, इतना काम होता है उसके पास, खाना खाने तक का टाइम नहीं होता है। तो मतलब जनरल सेंस में तो हम इसको ऐसे ही मान के चलेंगे कि बिजी होना ही बिजनेस है। देन हम बात करेंगे इकोनॉमिक सेंस में। इकोनॉमिक सेंस में जैसे हम पढ़ेंगे अभी कॉमर्स का जैसे हमारा सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक सेंस में हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बिजनेस का मतलब क्या है इकोनॉमिक सेंस में? ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती हैं, वो कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बेशक वो स्मॉल बिजनेस फर्म हो, लार्ज बिजनेस फर्म हो। एक सुई से बेचने तक, हवाई जहाज को बेचने तक का जो प्रोसेस है, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, बेसिक वो रॉ मटेरियल ला के वो प्रोडक्शन कर रहा है अपनी फर्म में, या फिर एक्सट्रैक्शन कर रहा है। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे दो तीन चीज़ों की प्रोसेस करके वहाँ से हम कुछ निकाल रहे हैं। अभी जैसे ये होती है माइल्स वगैरह होती हैं, माइंस होती हैं, इनमें से रॉ मटेरियल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी निकल आते हैं। पेट्रोलियम के अलावा जैसे कुछ रॉ मटेरियल भी निकल आता है, तो इस प्रोसेस को भी हम बिजनेस बोलेंगे। और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, ये नहीं है कि मतलब हम खुद बना के बेच रहे हैं उसी चीज़ को हम बिजनेस बोलेंगे, बल्कि जो भी जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स की जो शॉप होती है उसको भी हम बिजनेस बोलेंगे। बेशक वो अपने पास बना रही हो, बिना बना बनाया बेच रहे हैं, तो हम उसको भी बिजनेस बोलेंगे। तो कुछ इसकी होती हैं करेक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है ये, एक मतलब इंडिविजुअल भी कर सकता है बिजनेस, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्टली देखा जाए तो जो बिजनेस है वो मिलजुल के किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा। प्रॉफिट मोटिव होता है, जैसे हम मतलब कभी भी सुनने में आए कि वो बंदा बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब मेन मोटिव हमेशा इसका प्रॉफिट मेकिंग इन एवरी सिचुएशन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द की। यदि कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है तो कोई बंदा बिजनेस कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट refers to those aspects of the surroundings of business enterprise which have influence on the functioning of business। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी सराउंडिंग्स हैं बिजनेस के चारों ओर, मतलब कुछ भी है वो अफेक्ट कर रहा है बिजनेस को, वही बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। और जो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड इट अफेक्ट द बिजनेस। मतलब वो सारी कंडीशंस या फिर इवेंट्स, कुछ भी हो रहा है बिजनेस के इर्द गिर्द, कुछ भी हो रहा है बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो सारी चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं। देन फिर हम समझेंगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरे होता है एक्सटर्नल। मतलब बिजनेस के इंटरनली भी कुछ अफेक्ट करती हैं चीज़ें, और एक्सटर्नली भी। इंटरनल मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं। इंटरनल चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे कि बिजनेस की वैल्यू सिस्टम, क्या क्या वैल्यूज़ हैं उसकी, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं मिशन को, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कॉरपोरेट कल्चर कैसा है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो काम करना चाहती है। ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, कि उसके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं कितने कैपेबल हैं, कितने अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिजनेस के कंट्रोल में हो सकती है। अगर जो है ह्यूमन रिसोर्स कैपेबल नहीं है, वो उसको चेंज कर सकती है या फिर ट्रेनिंग वगैरह देकर उनको कैपेबल बना सकती है। लेबर यूनियंस हो सकती हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे मशीनरी वगैरह जिस पर वो काम कर रही है, मटेरियल। अगर मशीन वगैरह ठीक से काम नहीं कर रही है तो हम उसको चेंज भी करवा सकते हैं या फिर उसमें ठीक भी करवा सकते हैं उसको। और यदि
अपडेशन की ज़रूरत है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो हम उस मशीन को रिप्लेस करके दूसरी मशीन को भी लगवा सकते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होती है। फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, जो कि मैंने अभी डिफाइन कर दिया है। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ इस चीज़ का, आगे हम डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसमें आते हैं दो, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, और जो मैक्रो एनवायरनमेंट है इसको हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट सप्लायर, इंटरमीडियरीज। तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट है ये हमारे कुछ हद तक कंट्रोल में होता है। ये मतलब बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि हम इसको पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। बट जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो हमारे बिल्कुल भी हाथ में नहीं होता है, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट में जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हमें चलानी है, जो उसका ओनर है वो जो भी चाहे वो चेंज कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं कर सकता, मतलब कुछ हद तक वो चेंज कर सकता है, उसके हाथ में होता है चेंज करना। फिर रहता है कस्टमर। कस्टमर जो है आज के टाइम में किंग है। तो सबसे पहले कस्टमर के हम प्रेफरेंस को जान लेंगे कि क्या होती हैं उनके नीड्स, लाइकिंग्स वगैरह, डिसलाइकिंग्स वगैरह। अगर हमें ये सब चीज़ पता चल गई तो यानी हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। और यदि हमें पता ही नहीं है कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, कैसे प्रोडक्ट्स चाहता है, तो हम कितना भी अपने प्रोडक्ट को बनाए जा रहे हैं, वो सेल ही नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले यानी कि जो कस्टमर्स है वो कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में, यानी कि अगर हम पता लगा लें कि हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उन्हें कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स जो है बना सकते हैं। फिर आता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स आज के ज़माने में कॉम्पिटिटर कौन होता है, जो हमारी ही तरह जैसा हम बिज़नेस कर रहे हैं वैसा ही बिज़नेस वो कर रहा है। अभी जैसे आप लोग बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, तो आपके भी साथ में कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में जाना है, वो भी नेट की तैयारी करेंगे, आप भी नेट की तैयारी कर, तो जो सेम लेवल पे होते हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए, आप उनसे अलग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेटजी बनाना तो हमारे हाथ में है ना, बेशक कॉम्पिटिटर नहीं है हमारे हाथ में, हम उनको कॉम्पिटिटर से हम कुछ अलग कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना के उनसे बहुत कुछ डिफरेंट करके हम उनसे आगे निकल सकते हैं। फिर आता है मार्केट। मार्केट में क्या होता है, मार्केट इंटरमीडियरीज बोल दिए जाते हैं, ये थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, मार्केट इंटरमीडियरी आएगा ये। इसमें आते हैं मिडिल मैन, मार्केटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फिजिकल इंटरमीडियरीज। मिडिल मैन कौन होते हैं, जो भी हमारी हेल्प करते हैं, हमारे बिजनेस की हेल्प करते हैं। इसमें आ जाएंगे होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये सब आ जाएंगे। और मार्केटिंग एजेंसीज जो भी मार्केटिंग करने में हेल्प करती हैं हमारे, जैसे कि कंसल्टेंसी फर्म्स आ सकती हैं। अभी जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब उनकी कंसल्टेंसी फर्म्स भी मिलेंगी, वो बोलेंगी भैया आप इस फलाने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं हमारे बिजनेस को दूसरों से। मीडिया फर्म्स हो सकती हैं मार्केटिंग एजेंसीज, मार्केट रिसर्च फर्म्स हो सकती हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये भी इसी का पार्ट है मार्केट इंटरमीडियरीज में। इसमें आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन हो सकते हैं, जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, हमें बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि बैंक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मतलब जहाँ से भी हमें पैसा अवेलेबल हो हमारे बिजनेस के लिए, वो सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आएंगे। फिर आता है फिजिकल इंटरमीडिएट, इसमें आता है वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, ये सब आते हैं, मतलब हमें हमारे प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए जगह मिल जाएगी। देन आता है सप्लायर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है माइक्रो एनवायरनमेंट का। सप्लायर में आएंगे, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स ए नंबर ऑफ सप्लायर्स। बहुत ही मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एक ही सप्लायर हो, बहुत सारे सप्लायर्स भी हो सकते हैं।
बट उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, यदि एक ही सप्लायर है तो वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मीन्स मतलब ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की और वो हमें सप्लाई देने से मना कर रहा है। इंस्टेड ऑफ, अगर आपके पास एक सप्लायर नहीं है, अगर आप मतलब, वैसे तो एक रखना भी नहीं चाहिए, क्या पता क्या बात हो जाए, टाइम चेंज होता रहता है। मल्टीपल सप्लायर्स पे हम थे, तो मल्टीपल सप्लायर हमारे पास होने चाहिए, ताकि अगर एक ही सप्लायर है हमारे पास तो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो स्ट्राइक कर दे, लुकआउट कर दे, मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एक सप्लायर का फ़ायदा भी नहीं है, मल्टीपल सप्लायर्स रखने चाहिए, ताकि जो रिलायबिलिटी है वो बनी रहे, कंसिस्टेंसी जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई की वो बनी रहे। मार्केट जो है हमने डिफाइन कर दिया था, प्राइस सेंसिटिव होनी चाहिए, मार्केट मैच्योर होनी चाहिए, कोस्ट स्ट्रक्चर उसका उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन फिर आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट को हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। इसको हम मतलब जनरली पेस्टल जो एक टर्म है उसको हम मैक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। ये इसको याद रखने का एक तरीका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी। पी का मतलब है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इसमें आते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, की गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बना रही है, क्या जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएगी, क्या पता क्या पॉलिसी बना दे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारा जो बिज़नेस हम कर रहे हैं वो हम उसके अंदर अपने बिजनेस की ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज बनाए, ताकि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उनके साथ हम कम्पीट कर सकें, उनके अकॉर्डिंग हम बिजनेस कर सकें। फिर आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जनरली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब पॉलिटिकल जैसे चेंज होते रहते हैं, कभी किसी की गवर्नमेंट आ गई, किसी की, कभी किसी की, तो वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब एक पॉलिटिकल स्टेबल है तो वहाँ बहुत फ़ायदा है करना बिजनेस। बिजनेस मतलब हमारा अच्छा चलेगा। यदि जो पॉलिटिक्स है वो चेंज होती रहती है तो उस चीज़ में इतना फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो फिर अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएगी। करप्शन, करप्शन एक बहुत ही जैसे कि क्या कहें, हमारे इंडिया में इतना करप्शन चल रहा है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। हर चीज़ मतलब पैसों में बिक रही है, पैसा ये पैसा वो। एंड फिर रहता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यदि हमारा जो बिज़नेस है वो हम कर रहे हैं, मतलब फॉरेन में भी हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो हमें फॉरेन वाले ने जो ट्रेड पॉलिसीज़ बनाई है उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कैसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, हम सिर्फ अपने जो बिज़नेस है उसको उसके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उसको ढाल सकते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी क्या होएगी, कितना टैक्स लगेगा, कब कौन से प्रोडक्ट पे क्या कितना टैक्स लग जाए, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। लेबर लॉज, लेबर लॉज टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इतने लेबर को आप कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एवरीथिंग, मतलब कुछ भी कंपलसरी कर सकती है गवर्नमेंट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, अभी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जैसे जुआ वगैरह। वैसे तो खेलते नहीं हैं, मतलब खेलते तो बहुत हैं बट रेस्ट्रिक्टेड है अभी। मतलब कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस लगा ले फिर भी ब्लैक में तो सब कुछ चलता ही है। तो मतलब वैसे तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर दी गवर्नमेंट ने उसका बिजनेस हम नहीं कर सकते लीगली। इलीगल तो कुछ भी कर ले। फिर आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहले बात आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी किस तरह से ग्रोथ कर रही है। इकोनॉमी की ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो। एक्सचेंज रेट्स क्या हो सकती हैं, एक्सचेंज रेट मतलब अगर कोई हमारी जो बिजनेस की ब्रांच है वो फॉरेन में है और हम चाहते हैं कि उस वहाँ जो पैसा कमाया है वो इंडिया में आए, तो वो एक्सचेंज रेट्स पर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि भाई आपका जो बिज़नेस है हम आपके इतने पैसे में कन्वर्ट करेंगे, जो भी है फॉरेन करेंसी को। इंटरेस्ट रेट अलग हो सकती हैं। अभी जो बिज़नेस कर रहे हैं, क्या पता बिज़नेस करने के लिए बंदे के पास पैसे ना हो, वो लोन वगैरह लेके काम कर रहा हो,
बिजनेस चलाने के लिए इंटरेस्ट रेट अलग हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, ये भी कंट्रोल में नहीं है हमारे बिजनेस में। डिस्पोजेबल इनकम। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब दिन प्रतिदिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जैसे कि अभी अमेज़न ने भी बहुत सारे अपने वर्कर्स को जो है ले ऑफ कर दिया है कि भाई जाओ, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम नहीं दे सकते इतनी जॉब्स क्योंकि रिसेशन चल रहा है। देन नो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अभी देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को भी क्रॉस करने वाली है। दैट्स द फैक्टर कि पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो रही है, तो मतलब ये पॉजिटिव साइन नहीं है इतना, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, इतने सारे लोगों के लिए इतनी ज़मीन भी नहीं है हमारे देश में अवेलेबल, पेड़ों को काटा जा रहा है, ये सब मतलब नुकसान ही है एक तरह से। ईज डिस्ट्रीब्यूशन। ईज को देखा जाए, कोई छोटा है बड़ा है तो सबके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट पर फोकस कर सकते हैं, बट ज़रूरी है कि हम फोकस करें हर चीज़। करियर एटीट्यूड्स, सेफ्टी एम्फेसिस, मतलब ये सारे पॉइंट इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ये देख रहे हैं कि सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। जैसे हेल्थ आती है, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी जो फर्म है, इंडस्ट्री है, वो अगर कुछ भी बना रही है तो मतलब आसपास का जो एरिया है वहाँ कोई इफेक्ट ना पड़े, बैड हेल्थ इफेक्ट ना पड़े उधर, उसको ध्यान में रखना चाहिए। लाइफस्टाइल एटीट्यूड्स हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर हो सकता है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कि जो हमारा बिजनेस है वो कितना आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर। टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स, आज क्या है, आज ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो जो बंदा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है वही आगे जाएगा ऑब्वियसली। अभी जैसे नोकिया का जो फ़ोन था, नोकिया की जो कंपनी थी, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो पिछड़ गई ज़माने से, निकल गई कंपनी। और बहुत सारी कंपनियां जो जिन्होंने अपडेशन किया है वही आगे निकल रही हैं। लेवल ऑफ इनोवेशन, कि आप अपने आप को कितना अपडेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ज़माने के अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कितना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इनोवेशन लाना, बिजनेस में भी खुद में भी। एक ह्यूमन बॉडी है, अगर आप उसको भी टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेंगे, बेशक उसको कितनी ही नॉलेज हो, वो उसके काम नहीं आएगी। हमें अपडेट रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। ऑटोमेशन भी होना चाहिए, मतलब जैसे कोई अपडेट्स आए हैं तो मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बनाए हम, ऑटोमेटिक चेंज आ जाए उनमें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो आजकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ही पैसा खर्च किया जा रहा है। जैसे कि हमने हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं हम कि इतना इतना पैसा जो है खर्च किया जाना चाहिए। टुडे शायद 6% GDP का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जा रहा है पैसा। तो रिसर्च नहीं होगी तो हम इनोवेट नहीं कर सकते अपने आप को। तो टाइम टू टाइम जो है बिज़नेस को रिसर्च करते रहना चाहिए कि उसके बिज़नेस को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। ये रिसर्च वाली एक्टिविटीज़ चलते रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, अब बंदे को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस ही नहीं है तो वो कैसे अपडेट कर सकता है। तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट में क्या नई चीज़ आई है, किस तरह से लोग चाहते हैं, क्या लोग चाहते हैं, वो किस तरह का प्रोडक्ट चाह रहे हैं। अभी जैसे पहले मशीन्स आती थी, उनमें से हमें मतलब हाथ के साथ धोने पड़ते थे कपड़े। अभी क्या है, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कपड़े डालो बस, अपने बाहर आते हैं सूख के, आराम से डाल दो उनको धूप में। तो हमें टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। फिर आता है हमारा एनवायरनमेंट, इसमें आते हैं वेदर, आ सकता है हमारा मौसम कैसा है। तो कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो बिजनेस तो हम कर रहे हैं, बट जो वेदर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी भी कैसा भी मौसम हो सकता है। तो हमें ये
ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम बस उससे बचने के लिए कुछ कोशिशें कर सकते हैं। क्लाइमेट का भी हमें कुछ नहीं पता है, ज़रूरी नहीं है जैसा हम चाहते हैं वैसा क्लाइमेट हो, जब हमें बारिश की ज़रूरत हो जब बारिश मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अभी जैसे फार्मर्स को ही देख लीजिए, क्या पता बेमौसम बारिश हो जाए, उनकी फसल ख़राब हो जाए। क्या पता जब बारिश होनी हो जब ना हो, बट उनके पास क्या है, कोई है साधन है, जैसे ये सबमर्सिबल है, उनके साथ पानी दे सकते हैं, जैसे ये रिवर्स वगैरह है, मतलब इनके पास है सेकंड अल्टरनेटिव है कि भाई अगर बारिश नहीं हुई तो हम काम चला सकते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस को भी अपना समाधान कर लेना चाहिए पहले ही। फिर आता है प्रेशर्स फ्रॉम NGOs। जो ये NGOs वगैरह चलाते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई आप अपने बिजनेस का इतना पार्ट दान में दो। अभी जैसे CSR एक्टिविटीज़ हैं, ये दान के लिए होती हैं, मतलब सोशली वेलफेयर हो जाए लोगों का। जैसे कि ये मैंडेट भी कर रखा है कंपनीज के लिए कि वो 2% जो है उसके जो प्रॉफिट हुआ है उसका वो CSR दे। फिर आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में आ सकता है डिस्क्रिमिनेशन लॉज, मतलब ज़रूरी नहीं है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लॉ बनाए दिए जाए, भेदभाव हो सकता है लॉज में, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट लॉज, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लॉज हो सकते हैं, क्या पता क्या पॉलिसी निकाल दे, क्या पता क्या लॉ निकाल दे, गवर्नमेंट कह दे कि भाई आपको इतने इतने जो है एम्प्लॉयमेंट तो देना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं कम से कम इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी है। क्या पता ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे दें और फिर प्रॉफिट ना हो हमारे बिजनेस में, कुछ भी हो सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज आजकल बहुत ही फेमस हो रखे हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, मतलब कंज्यूमर इज़ द किंग एंड द क्वीन, क्योंकि कंज्यूमर फीमेल भी हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है कि मेल ही हो, तो किंग एंड क्वीन कहना बेटर। तो कोई भी अगर कंज्यूमर के साथ कुछ भी होता है, कुछ भी गड़बड़ी कोई करता है, तो कंज्यूमर को फुल राइट है, वो अपने राइट के लिए लड़ सकता है। तो हम प्रोडक्ट, हम सर्विसेज ऐसे दे, बिजनेस सर्विसेज ही ऐसे दे कि कंज्यूमर को कोई शिकायत ना रहे उससे। कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉज। कॉपीराइट, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो चाहता है कि भाई मेरा कॉपीराइट हो, मतलब मैं जैसा कर रहा हूँ मेरी कोई कॉपी ना करे कोई दूर, और अगर कॉपी कर ली तो फाइन रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं उसके ऊपर। पेटेंट लॉज, ये भी इस तरह से हो सकता है कि भाई पेटेंट रखवा लिया, भाई इतने साल तक मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, कोई और इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस को ध्यान में रखने पड़ते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।